हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं आया हूँ आज आपकी परेशानियों को, आपके टेंशन्स को, एंजाइटी को कम करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का है। आफ्टर इंग्लिश आपके पास सिर्फ 4 दिन होंगे अपने साइंस के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, उनके लिए 4 दिन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि उन 4 दिनों में अपनी स्टडी को किस तरीके से, किस पार्ट पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, सो दैट कि आप भी 90% मार्क्स गेन कर सके। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 4 डेज। तो आपके पास 4 दिन है और 4 दिन में आपको सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है और सब कुछ करना है। बस खेलना कूदना नहीं है इन 4 दिनों में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, माइंड फ्रेश करने के लिए आप थोड़ा वीडियोस देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आपको टाइम वेस्ट करना है। और मैक्सिमम आपको स्टडी पे ही फोकस करना है। आप स्टडी पे फोकस किस तरीके से करना है, अब यहाँ पर आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हम पढ़ाई नहीं कर सकते। कंटिन्यूसली एक ही चैप्टर को या एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ा जा सकता, माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप 15-45 वाला रूल अपनाएंगे। 15-45 रूल में होता क्या बेसिकली, आप क्या कीजिए, आप अपने 3 आवर्स को फिक्स कर लीजिए। लाइक आपने 10 बजे आप स्टार्ट करते हो स्टडी, तो 10 से लेके 1 बजे तक आप स्टडी करोगे, ठीक है। बट स्टडी कंटिन्यूसली नहीं करनी है आपको। स्टडी करनी कैसे है कि हर 1 आवर में आपको क्या करना है, 45 मिनट्स स्टडी करनी है और 15 मिनट्स रेस्ट करना है। 15 मिनट रेस्ट में आप जैसे चाहे रेस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा घूम सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, खेल सकते हो, सिर्फ 15 मिनट्स। आफ्टर दैट 15 मिनट आपको अगेन स्टडी करनी है 45 मिनट्स कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। फोन को अपने साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन नाउ डेज। ओके, तो फोन को अपना साइड में रखना है और आपको फिर से 45 मिनट्स स्टडी करनी है। ऐसे आपको 3 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो आफ्टर दोज 3 आवर्स 1 बज जाएगा आपका। 1 बजने के बाद आप 2 घंटे अपना खाइए, ये जो भी करिए, अपना डेली का रूटीन जो भी है आपका। उसके बाद आप 3 बजे से फिर से अपने स्टडी करने बैठ जाइए और 3 से 6 बजे तक स्टडी करना है आपको। अगेन आपको 45-50 मिनट का रूल फॉलो करना है। और इसी तरीके से 6 के बाद 2 घंटे का रेस्ट लीजिए 8 बजे तक, और 8 से लेके 11 बजे तक आप सेम रूल फॉलो कीजिए। इस तरीके से आप 9 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे। और ये 9 घंटे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 9 घंटे से कम लास्ट के 4 दिनों में आप अगर पढ़ाई करोगे तो ये गोल आपका अचीव ईजी नहीं रहेगा करना, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम 4 दिनों में कैसे प्रिपेयर करें। अब सेकंड पार्ट हमारा आता है कि टाइम को डोनेट कैसे करना है चैप्टर वाइज। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने साइंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और लास्ट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको पता है केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4। तो ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, जो कि हमारा 25 मार्क्स की वेटेज लेके रखते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी के हमारे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, अगेन 25 मार्क्स की वेटेज। फिजिक्स के भी 4 चैप्टर है, बट 10, 11 जो कि ह्यूमन आई और लाइट है वो 12 मार्क्स की वेटेज ले रहे हैं, और 12 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ये हमारी 13 मार्क्स की वेटेज ले रहे हैं। तो आपको इन पे टाइम डोनेट कैसे करना है अपना, तो बेसिकली आपको करना क्या है, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या आता है, केमिकल रिएक्शंस आते हैं और बैलेंसिंग आती है। मेन पार्ट तो यही है। तो इसमें इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चन जो है, बेसिकली आपके क्वेश्चंस बनते हैं लाइक आपको कुछ रिएक्शन दे देंगे, ओके, और उस रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सा है, आपका कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है या ऑक्सीडेशन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपका आता है एसिड एंड बेस। एसिड बेस हमारे लिए, एसिड बेस में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसके रिएक्शंस है, उसकी प्रॉपर्टीज है, और स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड, पीएच स्केल, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एसिड बेस चैप्टर में, ओके। कुछ हमारे एनसीईआरटी के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनको ज्यादा टाइम लगना नहीं है स्टडी करने में, और वो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। थर्ड चैप्टर आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स है। मेटल नॉन मेटल में आपको अगेन रिएक्शंस पे ध्यान देना है,
आपको रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी कर लेना है अच्छे से कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके लिए मेथड्स होते हैं कई सारे, आपको नेट पे मिल जाएंगे कि किस तरीके से उस रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी करना है। ओके, और इसमें मेटलर्जी वाला पार्ट भी आपका आ रहा है इस बार, गैंग और डेफिनेशन, आपके अलॉयज ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। 4th चैप्टर में कार्बन कंपाउंड, दिस इज अ न्यू वन। ओके, तो कार्बन एंड कंपाउंड में आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में स्टडी होनी चाहिए। होमोलोगस सीरीज से हर साल एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। और आपका जो रिएक्शंस है, सोप है, एस्टरिफिकेशंस है, और आपके जो ऑक्साइड्स है, पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट के, इनके रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली आप अगर 4th चैप्टर के नोमेनक्लेचर और ये जो भी आपका चैप्टर 4 में जो हमारा नोट्स में बन जाता है, तो वो पार्ट एनसीईआरटी का अगर आप कर लेंगे दैट वुड बी इनफ फॉर यू, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आप जा नहीं सकते हो। हमें टाइम पे भी ध्यान रखना है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, तो हम मेन चैप्टर्स के साथ मेन टॉपिक्स ही पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा। तो नोट्स, वन मोर थिंग कि आप नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने नोट्स की रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स ही सब कुछ है हमारे लिए। अगर आपको नोट्स समझ आ गए तो आप अपने क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब नोट्स प्रिपेयर होंगे, तो नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, जो भी आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड कर रखे। फिर हमारे पास आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बेसिकली आपका जो चैप्टर है, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी कि आपको एक डायग्राम बना के दे देगा, स्ट्रक्चर बना के दे देगा, और आपको पॉइंट्स लेबल कर देगा कि दिस इज ए, दिस इज बी, समथिंग करके, और उसके बाद आप उसको लेबलिंग करनी होगी। तो लेबलिंग में आपको सारे डायग्राम्स की लेबलिंग आनी चाहिए, प्लस जो आप लेबलिंग कर रहे हो पार्ट, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, वो पार्ट किस काम आता है, उस पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये आपका 6th चैप्टर में है। 6th चैप्टर में वन मोर थिंग, ग्लूकोज का डिसोसिएशन, ग्लूकोज कैसे डिसोशिएट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। 3 पार्ट्स है, तीनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको बहुत कुछ आना चाहिए। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँ, बट अभी मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और चैप्टर्स पे कहाँ ध्यान रखना है। 7th चैप्टर ग्लैंड्स वगैरह आपको पता नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन, मेन के कौन से पार्ट है जो आप, जिनका क्या क्या काम होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 8 पार्ट में हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन, पार्ट के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है, वो कहाँ लोकेट होते हैं, डायग्राम वगैरह आपको आने चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन बन जाता है। 9th चैप्टर, जैसे कि आपको पता है कि 9th चैप्टर में आपका इवोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो 9th चैप्टर में सिर्फ मेंडल्स थ्योरी पर, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बचता है, और मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में भी आपको सेकंड डाइहाइब्रिड नहीं देगा, क्योंकि डाइहाइब्रिड बहुत लेंथी हो जाता है, तो डाइहाइब्रिड आपको बनाने को नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है कि आपको मोनोहाइब्रिड का एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। तो मोनोहाइब्रिड को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, उसकी कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन वगैरह सब, और डाइहाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसे वो बनता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, बट उसकी कंक्लूजन आपको पता होनी चाहिए। फिनोटाइप, जीनोटाइप ये आपको आने चाहिए। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ओवरऑल ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आपका आता है लाइट और 11th चैप्टर ह्यूमन आई। पहले लाइट पे आते हैं। लाइट में सबसे बेसिक चीज़ है वो 4 रे डायग्राम, जिनसे हमारे सारे के सारे रे डायग्राम्स बनते हैं। जैसे कि हमारी अगर पैरेलल रे आती है तो वो कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से आती है कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी। ये ऐसे 4 बेसिक रे डायग्राम है जो आपको आने चाहिए, जिनके बेसिस पे सारे के सारे रे डायग्राम बनेंगे, प्लस इनके फॉर्मूलाज, मिरर फॉर्मूला और आपका लेंस फॉर्मूलाज, इनके बेस पे बहुत क्लियर और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, वो आपको आने चाहिए। फिर हमारा आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको ह्यूमन आई के पार्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्लेसिबायोपिया, इनके कॉज, इनका डायग्राम, करेक्शन, लेंस कौन सा यूज किया जाता है, क्या होती है ये इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इसका एक क्वेश्चन आ जाए। पैसेज वाले क्वेश्चन में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके। बेसिकली इन 2 चैप्टर से पैसेज वाले क्वेश्चन पार्ट में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली आपके फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर एक तरीके से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं
और इस चैप्टर में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए। किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट सर्किट्स में, ओके। और बेसिक फॉर्मूलाज को आपको आना चाहिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें तो बेसिकली आपको नोट्स अच्छे से आने चाहिए। आपके अगर नोट्स आते हैं तो आपके जो नोट्स है वो मुझे नहीं पता किस तरीके के, लेकिन अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तो आप 90% सिर्फ नोट से ही गेन कर सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस होते हैं हर साल जो डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट उससे घबराइए मत, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा उन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ और में अच्छे क्वेश्चन भी डाल देती है, आसान क्वेश्चन भी डाल देती है, जो कि आपको आपके नोट से आंसर मिल जाएंगे जिनके। तो उनकी मतलब नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर आपका 16 चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा 10% लॉ। तो 10% लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको फूड चेन बनानी आनी चाहिए, फूड चेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पार्ट है। बाकी बेसिक क्वेश्चन और थोड़ा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में बन जाते हैं। वो तो बच्चे जैसे ही जब स्टडी करते हैं, जब आप थोड़ा थ्योरी पढ़ोगे इस चैप्टर में आपको आ जाएंगे। तो अगेन इस चैप्टर में भी आपके नोट्स इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसे टोटल करके आपका 80 मार्क्स का एग्जाम बन जाता है, ओके। फिर हमारा आता है हाउ टू यूज 3 आवर्स इन एग्जाम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट्स को आता सब कुछ है, वो परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं आता उनको। वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में। तो टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है, ये 3 आवर्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड का रिजल्ट साइंस में डिसाइड करने वाला है। तो ये 3 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें देखना होगा। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं ये कह सकते हैं एक मैथड बता रहा हूँ कि 3 आवर को यूटिलाइज करना कैसे। तो बेसिकली आपको अपने एग्जाम पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट ऐसे क्वेश्चंस को रखिए जो कि आपको जस्ट पढ़ते ही आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3 राउंड में भी डिवाइड करना है। तो आपको पहले राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनको जस्ट देखते ही आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, आपने स्टडी करे होंगे, कई बार पढ़े होंगे, तो उनका डायरेक्ट आंसर पता है, तो आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग का जो टाइम है 3 आवर्स में से, ठीक है, 3 आवर्स में से आप अपना 1.5 आवर उन क्वेश्चंस को दीजिए जो आपको डायरेक्ट देखते ही पता है कि आपको आते हैं। कुछ क्वेश्चंस की पढ़ते ही हाँ इसको सॉल्व हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो 1.5 आवर उन क्वेश्चंस को दीजिएगा और ये आपका पहला राउंड होगा। फिर उसके बाद फिर आप वापस अपने एग्जाम को मतलब क्वेश्चन पेपर को रीड करना स्टार्ट कीजिएगा, जिसमें आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जिनके बारे में आपको नॉलेज है, आपको आता है, बट आपको पहले डाउट था कि हाँ सही से नहीं आता या फिर कोई पॉइंट नहीं आता, कहीं आप अटक सकते हो, कैलकुलेशन बढ़िया, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। और उसके लिए आपको देने हैं अपने 1 आवर, ठीक है, 1 आवर आप इसको दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे। तो 30 मिनट्स में आपके पास वही क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनमें आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। वो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता, बट आपने जो क्वेश्चन है तो आपके सिलेबस से, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन जिनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिनके बारे में आपको एक्जैक्टली पता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ लिख के आना है। गाने नहीं लिखने हैं, कहानियां नहीं लिखनी, बट हाँ उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप लिख के आइएगा, छोड़िएगा मत। लास्ट के 30 मिनट्स में आपको हार्ड क्वेश्चन या फिर जो आपको नहीं आते थे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आपको कहा सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जिनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर आंसर जिनका आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट लेवल और लास्ट में सबसे हार्ड लेवल को आप अटेम्प्ट कीजिए। और गारंटेड अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपके 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू प्रिपेयर योर साइंस एग्जाम in last 4 days and how to appear in the examination. Thank you for watching this video। और
मेरे को जरूर बताइएगा कि आपने अगर इस पैटर्न को फॉलो किया तो आपको एग्जाम के बाद, आफ्टर एग्जाम के बाद आपको समझ आ जाएगा ये पैटर्न फॉलो करने के बाद कि कितने परसेंट आपको क्या लगता है कि आप में कितने परसेंट आपके मार्क्स अब आ जाएंगे। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर आपको टाइम मिलता है रिवीजन के बाद, अगर आपको टाइम मिलता है तो लास्ट के 5 ईयर और लास्ट के एटलीस्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसे आता है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट उसको कर लीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा है उसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर इज मस्ट। टाइम मिलता है तो, अगर नहीं मिलता तो आप रहने दीजिएगा, बट रिविजन जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।